हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, दैट मीन्स करंट इलेक्ट्रिसिटी, और हम अभी फ़िलहाल में कहानी को और आगे बढ़ाएंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोगों ने पिछले क्लास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के साथ साथ कुछ और नई बातें स्टार्ट कर ली थी, यानी कुछ नई राशियों को पैदा कर दिया था। और पहला क्या, सबसे इम्पोर्टेंट, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आज की कहानी किस पे बेस्ड होगी? रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। तो मेनली प्रतिरोध आया कहाँ से था? एक बार मैं अगेन चाहूँगा कि आपको दिखाऊं। हम लोगों ने देखा था कि V था और ये V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया था I के। ऐसा बिल्कुल नहीं है, एक्चुअल में ऐसे आया था, I था, फिर यहाँ पे क्या था, NEA था, है ना, NEA VD, कुछ ऐसा आया था। धारा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन दिखाया गया था, यही दिखाया गया था, NEA इंटू VD, ये आ गया था। अब मिले NEA इंटू VD आया था, तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया था, चेंज किया था, VD को भी चेंज किया था। VD चेंज हुआ था, किसमें चेंज हुआ था अगर हमको पता हो तो मेनली हम लोगों ने देखा था कि V था, फिर यहाँ पे E था, और यहाँ पे क्या था, टाउ था, अपॉन पूरे के नीचे ML, यही था मिले। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि E का E से मल्टीप्लाई हो गया, यानी क्या हो गया, NE स्क्वायर, यहाँ पे A, यहाँ पे V, और फिर पूरे के नीचे ML, और यहाँ पे टाउ, ये आया था। यस आर नो? बिल्कुल। तो यहाँ पे ML हमने क्या किया, इस I को यहाँ पे रहने दिया, बाकी सबको उठा के इधर फेंक दिया, मतलब V को अकेले कर दिया था। तो V को अकेले कर दिया था, तो V को अकेले करने के बाद आया क्या था, तो कुछ ऐसा आया था कि यहाँ पे ML आ गया था, ML अपॉन पूरे के नीचे NE स्क्वायर A, और क्या आ गया था, यहाँ पे टाउ को भी रख लेते हैं, NE स्क्वायर टाउ इंटू A, और बगल में क्या गया था, I, क्या गया था, I। और हम लोगों ने देखा कि ये क्या है, पूरा का पूरा कांस्टेंट है, यानी ये जो V है वो डिपेंड कर रहा है I पे। I बढ़ेगा तो V बढ़ेगा, I घटेगा तो V घटेगा, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I कर दिया था। और आप जानते हो प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो क्या, कांस्टेंट ही तो आता है, यानी कांस्टेंट की जगह पे ही तो ये प्रोपोर्शनलिटी लगी है, और इसको हटाया और डायरेक्ट क्या लिख दिया, RI, यानी ये सब तामझाम हटा के सीधा सीधा R लिख दिया, और यही R क्या बन गया है, रेजिस्टेंस, यानी यही R और कुछ नहीं है, यही है रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर बाद में बताया कि R और कुछ नहीं है, जो ये आप हटाए थे वही है, यानी ML अपॉन NE स्क्वायर टाउ इंटू A, यही है R। ठीक है, यही क्या है, R है, और यही रेजिस्टेंस है। तो मेनली रेजिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज रेजिस्टेंस? तो एक्चुअल में जो रेजिस्टेंस होता है ये प्रतिरोध होता है, धारा के मार्ग में रुकावट। इसके बारे में इतना ही लिखें बहुत है, धारा के मार्ग में रुकावट। तो धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करने वाले फैक्टर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है ना, तो रेजिस्टेंस रुकावट पैदा करती है। अब आपके मन में चल रहा होगा ऐसा क्यों, है ना, रेजिस्टेंस कहाँ से आ गया, धारा के मार्ग में रुकावट कहाँ से पैदा हो गई? तो मेनली देखिए, हम ये धारा का फ्लो करा कहाँ रहे हैं, करंट का फ्लो हो कहाँ रहा है, चालक के अंदर, है ना। और कोई भी चालक अपने आप में प्योर नहीं होता है, ठीक है ना, प्योर नहीं होता है। और प्योर ना होने से इसके अंदर देखिए, पहली बात तो चालक है तो उसके ऊपर इसके पास एक गुण आएगा। कौन सा गुण आएगा कि भैया इसके पास फ्लो हो सकता है, यानी इसके अंदर फ्लो हो सकता है ना, फ्लो हो सकता है। फ्लो मतलब किसका, इलेक्ट्रॉन का फ्लो करा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो करा सकता है, चालक की पहली प्रॉपर्टी है। और इस गुण को, यानी ये फ्लो करा सकता है इलेक्ट्रॉन को, इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। अगर मैं ये पता करना चाहूं, पता करना चाहूं कि किस प्रकार से ये क्या करा सकता है, क्या करा सकता है, धारा का फ्लो करा सकता है, यानी कितना करा सकता है, तो वो जो कि इसकी प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी है भाई चालक है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो सकता है, बिकॉज इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है ना, कंडक्टेंस भी छोड़िए, आप डायरेक्ट क्या लिखिए, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी चालक की प्रॉपर्टी है, किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग कंडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है ना, कंडक्टिविटी को मेजर करना कंडक्टेंस कहलाता है। आगे जाके देखोगे आप कि आपको ऐसे मिलेगा, ये क्या है, सिग्मा। सिग्मा के नाम से आपको कंडक्टिविटी नजर आएगी। ठीक है, हिंदी में इसको चालकता बोलते हैं, चालकता। ठीक है, और एक दूसरी भी प्रॉपर्टी आई। अब वो प्रॉपर्टी क्यों आई देखिएगा, तो ये तो हम जानते हैं कि चालक का
एकदम बेसिक गुणधर्म है, पैदा होगा तो इसके साथ आएगा, ये प्रॉपर्टी रहेगी ही रहेगी। लेकिन उसके साथ साथ एक और प्रॉपर्टी पैदा होगी और उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब ये प्रॉपर्टी पैदा क्यों हुई, ये प्रॉपर्टी पैदा क्यों हुई? तो ये प्रॉपर्टी भी इसके साथ ही चालू हुई। मेनली देखिए, कोई भी चालक प्योर नहीं होता, मैंने अभी जस्ट बोला, उसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज मिलाई जाएंगी, ठीक है ना, और वो इम्प्योरिटीज कारण बनती है रेजिस्टेंस का, ठीक है ना। देखिए, एक चालक की जो कहानी है, मेनली चालक अगर अपने आप में चल रहा है तो उसकी कहानी एकदम स्पष्ट होगी। जैसे मान लीजिए अगर मैं कॉपर की बात करूं तो मेनली सिर्फ कॉपर आयन ले रहा हूँ, सॉरी कॉपर का वायर ले रहा हूँ, तो कॉपर के एटम आएंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉपर के एटम आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन उन्हीं के अनुसार काम कर रहा होगा, मतलब फिक्स होगा। हर जगह इलेक्ट्रॉनों की नंबर्स क्या होंगे, फिक्स होंगे, और इलेक्ट्रॉन एक बराबर हर जगह काम कर रहे होंगे। लेकिन मैं जानता हूं कि कॉपर के अंदर मुझे कुछ ना कुछ मिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि प्योर कॉपर के साथ मैं क्या नहीं करा सकता, मतलब सॉरी प्योर कॉपर का वायर मैं यूज नहीं कर सकता, वो उतना क्या नहीं होगा, सस्टेनेबल नहीं होगा, उतना सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो कॉपर के साथ मैं कुछ ना कुछ क्या करूंगा, मिक्स करूंगा, ठीक है, बहुत थोड़ा सा ही करूं लेकिन करूंगा। और जब मैं ये मिक्सिंग कर रहा हूं तो ये बताइए, ये मिक्स जो होगा इस, ये भी तो एटम्स का ही मिक्सिंग होगा, तो ये जो एटम मिक्सिंग वाले एटम है, ये जब पहुंचेंगे वहां पे तो क्या हर जगह एरिया बराबर, सॉरी हर जगह फ्लो बराबर करने देंगे? नहीं। मेनली सपोज कर लो कि ये है कॉपर का प्योर वायर, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, कॉपर के आयन है, ठीक है ना। तो कॉपर के आयन है हर जगह, तो इसका मतलब सर, इसका मतलब हर जगह जो फ्लो होगा वो बराबर होगा, ठीक है ना। लेकिन बीच बीच में आपने क्या कर दिया, कोई दूसरा सा अननोन मेटल डाल दिया इसमें, ठीक है ना। अब ये अननोन मेटल चूंकि इसकी प्रॉपर्टी को क्या कर रहा होगा, बढ़िया कर रहा होगा, बना रहा होगा, यानी इस चालक को सस्टेनेबल बना रहा होगा, बट इस अननोन मटेरियल की वजह से ये जो पहले हर जगह बराबर थी कहानी, अब वो क्या हो जाएगी, चेंज। मेनली मान लो ये कॉपर है, कॉपर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, मान लेता हूँ, मानना क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं इसके, तो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, हर जगह घूम रहे हैं। लेकिन ये जो अननोन मटेरियल है, जरूरी नहीं कि उस अननोन मटेरियल के अंदर से भी कितने इलेक्ट्रॉन फ्री निकले, 2, है ना। और जरूरी ये भी नहीं कि ये कॉपर का जो साइज है सेम टू सेम साइज उनका भी वही हो, है ना। तो इससे वो क्या करेंगे, इससे वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो में डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे, और वही डिस्टर्बेंस क्या बनता है, रेजिस्टेंस बनता है। क्लियर है ना। तो हर चालक के अंदर क्या होता है, ये रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना। अगर चालक पैदा होगा तो 2 चीजें उसके साथ साथ पैदा होंगी, एक तो कंडक्टिविटी और दूसरा रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस का ये जो गुण है वो किस गुण के थ्रू वो पैदा होता है, तो रेजिस्टिविटी। मेनली रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर एंड आल्सो कंडक्टिविटी इज प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, ठीक है, इस बात को भूलिएगा मत। तो रेजिस्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से, और कंडक्टिविटी को सिग्मा से, ठीक है। अगर हम कंडक्टिविटी यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोधकता, इसको समझते जाइएगा, प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता और मतलब सॉरी चालकता में अगर मैं क्या निकालूं, अगर मैं रिलेशन निकालूं तो दोनों का काम समझिएगा। ये चाहता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो, जबरदस्त फ्लो हो, मतलब ये चाहता है फ्लो हो, और ये चाहता है रुके। ये प्रॉपर्टी क्या चाहती है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो ना हो, जबकि ये प्रॉपर्टी क्या चाहती है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो। यानी दोनों अपोजिट बातें कर रही हैं, इसलिए इनके बीच में रिलेशन भी कैसा होता है, अपोजिट होता है। दैट मीन्स याद रखेंगे कि मैं जो ये बात बोल रहा हूँ वो यहाँ से समझ लीजिएगा कि R इज प्रोपोर्शनल टू 1/सिग्मा, या सिग्मा के पक्ष में मैं बात करूँ तो सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/रो, ठीक है ना। सॉरी इनवर्स प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, सिग्मा इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू रो एंड रो इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू आल्सो सिग्मा। क्लियर है, ये बात याद रखेंगे क्योंकि दोनों का कहानी ही अलग अलग है। चालकता कहती है कि फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन का, प्रतिरोधकता कहती है नहीं रुकेगा इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है, तो उल्टा काम कर रहे होंगे। अगर किसी चालक के अंदर ध्यान से समझे प्रतिरोधकता ज़्यादा है तो क्या होगा, चालकता अपने आप कम हो जाएगा। दैट मीन्स उसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होंगे और इलेक्ट्रॉन रुक ज़्यादा रहे होंगे। समझ में आ रहा है। दूसरी यहाँ पे अगर मान लीजिए चालकता ज़्यादा है तो रेजिस्टिविटी अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तगड़ा होगा तो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, मतलब रेजिस्ट करने की जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है ना। आई होप कहानी समझ में आ गई होगी। मेनली रेजिस्टेंस क्या है तो आप समझ गए होंगे, धारा के मार्ग में रुकावट। ठीक है ना, डिस्टर्बेंस इन पाथ ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कभी भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है तो उसके पाथ में जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। देखिए ये क्यों हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इसमें अननोन मटेरियल मिला दिया गया है। ओके, अच्छा, कई लोगों के मन में इस पे बहुत सारे सवाल आएंगे।
सवाल मतलब कई लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे होंगे कि अगर मान लीजिए अननोन मैटर नहीं मिला है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस जीरो होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए रेजिस्टेंस आता कहाँ से, तो मिली रेजिस्टेंस की कहानी यहीं से तो स्टार्ट होती है। यार ये खुद कंडक्टर को अगर पकड़ा जाए, देखिए ये दूसरी थ्योरी है जिससे आप सेटिस्फाइड हो सकते हैं। पहली थ्योरी से आप सेटिस्फाइड हो गए होंगे तो अच्छी बात है, दूसरी थ्योरी भी समझ लीजिए। तो मेनली आप जानते हो कि यहाँ पे क्या होता है, अगर मान लीजिए मैं चालक ले रहा हूँ, कंडक्टर ले रहा हूँ, तो ये कर्नल है, उसके क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है। यहाँ भी कर्नल है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये कर्नल, ये इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक्चुअल में बेचारे सीधा सीधा थोड़ी ना चल रहे होते हैं। सीधा सीधा चलते हैं तो इनका इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो तगड़ा होता है। बट ये क्या होते हैं, यहाँ से निकलते हैं, यहाँ पे आएंगे और यहाँ से जाकर फिर दूसरे कर्नल से टकराएंगे, दूसरे से तीसरे पे टकराएंगे, तीसरे से चौथे। तो बार बार क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है इनका फ्लो, है ना। ये जो फ्लो ब्रेक हो रहा है दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। यस और नो भाई। रेजिस्टेंस यहाँ पे भी तो आके देख सकते हैं, यहाँ भी हम समझ सकते हैं। मेनली mLne² टाउ इंटू ए। यहाँ से क्या दिखा रहा है कि भैया रेजिस्टेंस इन लोगों से मिलके बना है। चालक कितना लंबा है, मतलब कंडक्टर कितना लंबा है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है, कितना क्या है उनका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, और कितना एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है कंडक्टर का। अब यहाँ से अगर मैं बहुत अंदर से ऑब्जर्व करूं तो मैं इस अन वाले मतलब अननोन मटेरियल की कहानी को तो वहीं से हटा दूंगा। अननोन मटेरियल की जरूरत ही नहीं है, खुद कंडक्टर के अंदर बहुत सारे डिस्टर्बेंस है। समझ में आ रहा है। यहाँ पे ये बोल रहा है ना कि फ्री इलेक्ट्रॉन, मान लो फ्री इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, सपोज कर लो फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है किसी कंडक्टर के अंदर, कम है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, कम होगा। तो यही जो पैदा हुआ है यही क्या है, रेजिस्टेंस है। दूसरे से कंपैरिजन करूंगा तो यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है ना, तो कमी को हमने क्या बोल दिया, रेजिस्टेंस बोल दिया। समझ में आ रहा है। बिकॉज इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन कम थे और एक कंडक्टर ऐसा था जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, तो वहां पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है, और वहां पे ज्यादा है। तो मैं ये बोल दूंगा कि इसमें तो रुकावट पैदा हो रही है, उतना इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो हो पा रहे हैं, है ना। तो मैं ये बोल दूंगा कि इसका मतलब इसके अंदर चालकता क्या है, कम है। चालकता कम है तो इसका मतलब कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, प्रतिरोधकता वाली, रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी आ गई, बात खत्म, है ना। ऐसे चल रही होगी कहानी। अच्छा टाउ, टाउ को भी देख लो। टाउ इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये बताता है कि औसत टक्करों में कितना समय लगा, है ना। सपोज कर लीजिए औसत टक्करों में समय ज्यादा लग रहा है, समय ज्यादा लग रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब प्रतिरोध क्या होगा। अच्छा प्रतिरोध ज्यादा होगा कि कम होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इन्वर्स का काम कर रहा है। अगर मैं ज़्यादा बढ़ाऊंगा, ध्यान समझिएगा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, तब उस कंडीशन में क्या होगा, कम होगा। रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम अगर मान लो, सॉरी, टक्करों के बीच में लगा हुआ समय है, अगर मान लो 2 टक्कर हो रहे हैं और उसमें ज़्यादा समय लग रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या है, तगड़ा है। समझ में आ रहा है। अब कहोगे ऐसे कैसे, स्पीड तो ज़्यादा होगी तो इसका मतलब जल्दी जल्दी टकराएंगे। समझ में आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से 2 सक्सेस, मतलब ऐसे मान लो कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में उस पाथ को नहीं फॉलो कर रहा है, यानी लंबे पाथ को पकड़ रहा होगा या फ्लो तगड़ा हो रहा होगा। समझ में आ रहा है। मैं यहाँ पे फंसाने वाला काम नहीं करूँगा, आगे तो समझ ही जाएंगे। मेनली इनवर्स रिलेशन चल रहा है, ठीक है ना। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा है यदि, तो रेजिस्टेंस क्या होगा वहाँ पे, कम होगा, ठीक है। देखिए दोनों का रिलेशन अलग अलग है, इनको पकड़ना पड़ेगा। अभी जस्ट इसके आगे जस्ट मैं समझाऊंगा। देखिए अभी मैं आगे बताऊंगा आपको चालक के केस में। चालक के केस में अगर देखेंगे तो चालक छोड़िए यार, अगर मान लीजिए मैं कोई कंडक्टर पकड़ रहा हूँ, उस कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और ये भी टाउ भी है। अच्छा छोड़ो, टेम्परेचर पे सब खेल रखते हैं, टेम्परेचर पे काम अभी करेंगे। तो मेनली मान लो अगर हम किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, हाँ ना, किसी कंडक्टर के अंदर। अच्छा उसके साथ साथ इसका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि अगर एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, एनर्जी ज़्यादा, क्योंकि आप टेम्परेचर दे रहे हो, टेम्परेचर से मिलेगी थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी के कारण काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी। इससे पहले भी तो ये हो रहा था, रूम टेम्परेचर पे ही बेचारे क्या कर जा रहे थे, इतना भयंकर अपने अंदर एनर्जी ले रहे थे ना, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे भी उनको मिल रही थी थर्मल एनर्जी। उस थर्मल एनर्जी का यूज करके वो काइनेटिक एनर्जी बना रहे थे और काइनेटिक एनर्जी के थ्रू काम कर रहे थे। अब तो मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, रूम टेम्परेचर से भी ज़्यादा, यानी मैं और ज़्यादा थर्मल एनर्जी दे रहा हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, यानी जो थर्मल स्पीड है वो बढ़ जाएगी। थर्मल स्पीड बढ़ गई तो इसका मतलब टाउ क्या हो जाएगा, टाउ कम हो जाएगा ना, हाँ या ना। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया, समझ में आ रहा है। अब ये कह रहा है कि ये कम हो रहा है, अगर ये कम होगा तो इनवर्स रिलेशन है आर से, तो ये बढ़ेगा। और यहाँ पे देखना है ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं n क्या कर रहा हूँ, मतलब
टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन भी तो ज़्यादा निकलेंगे। मान लो पहले 2 निकल रहे थे, अब मैं थर्मल एनर्जी दे रहा हूँ, तो उस एनर्जी को प्राप्त करके और भी तो फ्री इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो फ्री इलेक्ट्रॉनों की भी तो संख्या बढ़ेगी। और ये कह रहा है कि अगर फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, तो दोनों केस में कम हो रहा है। पकड़िए पहले इस चीज को, अगर आप पकड़ेंगे नहीं तो गड़बड़ होगा। फिर से मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, मैं पुनः बोलूंगा 1/r, सॉरी r इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू, इसको पहले ही देख लीजिए n होगा, और ऐसे ही r इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू टाउ। ठीक है, हाँ मेरे ध्यान से देखिए, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, आगे देखना था लेकिन चलिए कोई बात नहीं, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो n क्या होगा, n बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये घटेगा, तो ये r बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये चीज़ समझिए। टाउ घटेगा कि नहीं घटेगा, टाउ घटेगा हाँ, तो आगे तो टाइम कम लगेगा ना, एवरेज नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम घटा ना, टक्करों के बीच में क्या हो गया, कमी, मतलब सही, टक्करों के बीच में जो लगने वाला समय था वो कम हो गया। टाउ यही तो बता रहा है। अभी भावनाओं में मत बइए कि कितना फ्लो हो रहा है, अभी सिंपल इस पे काम करिए कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या, सॉरी एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, कम। ये एक्चुअल में इस पे डिपेंड करता है ना, तो अगर ये कम हो गया तो इसको क्या होना पड़ेगा, बढ़ना तो पड़ेगा नहीं, ये बढ़ रहा है रेजिस्टेंस, समझ में आ रहा है। रेजिस्टेंस बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि अब बार बार बहुत जल्दी जल्दी टकरा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, डिस्टर्बेंस बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है, समझ में आ रहा है। ये डिस्टर्बेंस भी बढ़ गया, इसको पकड़िए, जितना लंबा टाइम लगेगा उतना ज्यादा मौका मिलेगा इलेक्ट्रॉन को मूव करने में, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। जितना कम टाइम लगेगा उतना जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं। अब मान लो अगर ये 500 की स्पीड से चल ही रहे हैं, लेकिन फिर तुरंत क्या कर, सॉरी 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, सॉरी 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कहाँ चलते हैं, वैसे भी ये आपका है और ये भी आपका है। 500 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर चल रहे हैं तो फिर कुछ देर बाद तो खत्म ही हो जाएंगे, तुरंत जाके धड़ से टकरा जा रहे हैं, तो बहुत जल्दी इनकी क्या हो रही है, वेलोसिटी डाउन भी तो हो रही है या ना। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो वही चीज़ है कि टाउ अगर घटेगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। फिर से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस क्या रहा है, घटेगा। जबकि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो टेम्परेचर बढ़ाने से टाउ क्या होगा, कम होगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब एक कह रहा है कि रेजिस्टेंस घटेगा, दूसरा वाला कह रहा है रेजिस्टेंस बढ़ेगा, समझ में आ रहा है। एक ही सिचुएशन में हो भी रहा है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये दोनों काम होंगे। एक काम कह रहा है कि रेजिस्टेंस घटेगा और दूसरा वाला कह रहा है बढ़ेगा, समझ में आ रहा है। तो अब क्या किया जाए, तो उस केस में हम उस चालक को पकड़ के आइडेंटिफिकेशन देखते हैं और मेनली ये देखते हैं कि किसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से किस पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ये ज़्यादा इफेक्ट डाल पाएगा कि ये, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी कि यहाँ पे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बहुत कम होगा, समझ में आ रहा है। तो मेनली चालक है ये, चालक के अंदर जितना इलेक्ट्रॉन फ्री होने थे हो गए। अब उतना टेम्परेचर देने से वो इतने जल्दी जल्दी सब इलेक्ट्रॉन नहीं निकल जाएंगे। न्यूक्लियस का भी रोल है, न्यूक्लियस बांध के रखा है उनको, तो जाने देगा, नहीं जाने देगा। तो इस कंडीशन में जो फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होती है, समझ में आ रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने से। इस बात को पहले समझिए, टेम्परेचर बढ़ाने से बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते हैं। लेकिन ये जरूर है कि जो इलेक्ट्रॉन फ्री हैं वो ज़्यादा मूव करने लगते हैं तेजी से, यानी एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बहुत कम होता है, ठीक है ना। तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका आता है, इसका आता है। इसलिए इसके कारण जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, घटेगा। आई होप समझ में आ गया होगा। तो अभी जितनी बातें हम समझाए, समझ में आ गया, ठीक है। अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाए, ये आगे हम देखेंगे, ऐसी बात मत, ऐसे में टेंशन मत लीजिएगा कि आगे नहीं देखना, आगे बहुत कुछ देखना है, ठीक है। अब चलिए देखिएगा मिली रेजिस्टेंस को। तो रेजिस्टेंस समझ लिया आपने, मैंने सिर्फ और सिर्फ इतना ही बोला कि भैया डिस्टर्बेंस है, एक प्रकार का डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है किस में, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के पाथ में, है ना। अब देखिएगा, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस को, तो रेजिस्टेंस को अगर हम ऊपर मोटी मोटा बात करें तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे भी लिखा था कि ml/ne² टाउ ए लिखा था, है ना। और मेनली ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे ये चीजें क्या है, ये फिक्स है ना। फिक्स कब है, जब टेम्परेचर फिक्स है। टेम्परेचर फिक्स कर दोगे तो ये क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे, है ना।
अभी मैं इस पे एज्यूम करूंगा कि टेम्परेचर फिक्स है, तो उस कंडीशन में ये क्या होंगे, फिक्स होंगे। दैट मीन्स ये फिक्स होंगे यानी ये कांस्टेंट होंगे, और कांस्टेंट है तो इनको एक नाम दे दिया जाता है, इनको नाम देते हैं हम लोग रो, यानी R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। मिली ये भी कहानी कहाँ से आई, क्योंकि हम जानते हैं कि देखिए हमारे हाथ में जो ये है कि हम टेम्परेचर अगर फिक्स रखें तो भी हम एक कंडक्टर के अंदर दो चीजें चेंज कर सकते हैं, एक तो उसकी लंबाई, दूसरा एरिया, ये कर सकते हैं चेंज। तो इसका मतलब R जो होगा ये L और A के थ्रू प्रभावित होगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, ठीक। अच्छा कहानी को थोड़ा और समझिएगा, तो मिली ये L और A के थ्रू प्रभावित होगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता था कि देखिए जो R होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के, और R जो होता है इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, समझ में आ रहा है। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भैया लंबाई बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, और एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, यानी उल्टा रिलेशन है यहाँ पे। इस सबको मिला के यहाँ पे कहानी बनी है कि R इज इनवर्स R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं हम लोग, यहाँ पे लेके आते हैं, यहाँ पे रो को लेके आते हैं, और रो इंटू L अपॉन A होगा, ठीक है, ध्यान देंगे एक बात। दूसरी बात, अगर कंडक्टर सेम है, अगर कंडक्टर सेम है तो रो बदलेगा नहीं, ठीक है ना, ये बात याद रखेंगे। अरे रो कैसे बदलेगा, रो इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इसको मैंने पहले ही बताया था, इट इज अ प्रॉपर्टी, इट इज अ फिक्स प्रॉपर्टी, फिक्स प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। कोई भी अगर हम चालक ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम एल्यूमिनियम का तार ले रहे हैं, तो दुनिया के अंदर हम कोई भी एल्यूमिनियम का तार लें, ठीक है ना, उसका रो चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, टेम्परेचर बस फिक्स होना चाहिए, ये बात ध्यान देंगे। टेम्परेचर आएगा तो खेल बिगड़ जाएगा, जैसे N और E में चेंज आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना, इस बात को याद रखेंगे कि ये फिक्स प्रॉपर्टी है। अगर हम आज यहाँ पे अपने घर पे कोई कॉपर का वायर यूज कर रहे हैं, ये हम अमेरिका में जाके देखेंगे वहां पे भी जो कॉपर का वायर होगा, तो उसकी रेजिस्टिविटी और हमारे घर की जो वायर है उसकी रेजिस्टिविटी दोनों क्या होगी, सेम होगी, वो डिफरेंट नहीं हो सकती। बस टेम्परेचर क्या रखो, फिक्स रखो, यानी जो टेम्परेचर यहाँ पे वही टेम्परेचर वहां पे है, तो रो क्या होगा, फिक्स होगा। क्लियर है, इस बात को याद रखिएगा। तो ये जो चेंज होता नहीं है, चेंज क्या होता है, L और A, ठीक है ना। तो मेरी प्रतिरोध क्या होता है, ये समझ में आ गया, जो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है किसके मार्ग में, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के मार्ग में, ठीक है ना, यानी करंट के मार्ग में, सीधा सीधा मतलब ये है, ठीक है। अच्छा ये बातें आप याद रखेंगे, क्योंकि मैं फटाफट चीज़ों को करते जा रहा हूँ, तो आप लोग कहेंगे कि क्या आप कर रहे हैं मेनली, तो सिस्टमेटिक वे में लिख दें, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहेंगे, ठीक है। तो R इज इक्वल टू यहाँ पे रो इंटू L अपॉन A होगा, और यहाँ पे बस लिख दीजिएगा इट इज़ फिक्स फॉर सेम कंडक्टर। तो अगर मैं सेम कंडक्टर ले रहा हूँ तो उस कंडीशन में ये फिक्स होगा, ठीक है, नियत होगा। अब नियत होगा यानी चेंज नहीं होगा। अब मैं एक कंडक्टर लेके क्या क्या चेंज कर सकता हूँ, तो एक तो L और दूसरा A, ठीक है। तो अब मैं कहानी को यहाँ से स्टार्ट करूँगा, मैं लिखूँगा फैक्टर अफेक्टिंग टू रेजिस्टेंस, हिंदी वाले इसको बड़े अच्छे से ट्रांसलेट किए होंगे, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। अब सबसे पहला यहीं से दिख रहा है, ठीक है ना। तो देखिएगा इस चीज को बस मैं इतना बोलूंगा कि भैया टेम्परेचर फिक्स है, मतलब टेम्परेचर चेंज करोगे तभी चीजें चेंज होगी। तो ध्यान देंगे फैक्टर अफेक्टिंग टू रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे फिलहाल में मैं मोटा लूंगा 3, ठीक है ना, 3। पहला लंबाई, ठीक है ना, सबसे पहला इसको कौन इफेक्ट करता है, लंबाई, लेंथ, किसका लेंथ, कंडक्टर का। दूसरा क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया। और तीसरा तापमान, टेम्परेचर, ठीक है। 3 लोग इसको इफेक्ट करते हैं, इफेक्ट करने का मतलब इसको प्रभावित करते हैं, मतलब इसका जो काम है, इसका काम है क्या, धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करना, ठीक है। तो ये जो रुकावट पैदा करने वाला काम है, ये 3 तरीके से क्या होता है, प्रभावित होता है। पहला लंबाई से, दूसरा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, तीसरा टेम्परेचर से। अब समझते हैं कैसे, लंबाई से। तो लंबाई देखिए, लंबाई बढ़ाने पे ये क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, और घटाने पे घटेगा।
यानी लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो इसके इनवर्स प्रोपोर्शनल चलता है। ये अगर हम क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। और टेम्परेचर का इफेक्ट यहाँ से समझ सकते हैं कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे चेंजेस आएंगे, लेकिन उस चेंज को हम अलग ही देखेंगे टॉपिक में, ठीक है ना। क्योंकि टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो ऐसा नहीं कि छोटा छोटा इफेक्ट है, अच्छे से सब समझाना पड़ेगा, है ना। तो हम टेम्परेचर वाला जो इफेक्ट है इसको हम अलग आइसोलेटेड टॉपिक रखेंगे। अभी फिलहाल में लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए कहानी को। फिर कितनी बार स्टार्ट होगा जब एक स्लाइड भरेंगे तो फिर दूसरे स्लाइड के लिए हम स्टार्ट करेंगे, ओके। चलिए, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वही है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बाय बाय, आगे मिलते हैं तुमको। मेनली फैक्टर अफेक्टिंग टू रेजिस्टेंस, यानी समझ गए होंगे प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। और सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं लंबाई, ठीक है, लंबाई, लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे इतना लिखेंगे कि चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, जबकि घटाने पर प्रतिरोध घटेगा, ठीक है, प्रतिरोध घटेगा, ठीक है। ये बात याद रखेंगे, यानी जितना लंबा तार उतना ज़्यादा प्रतिरोध, ठीक है। जितना कम तार, मतलब कि जितना कम लंबा तार उतना कम प्रतिरोध, ठीक है। सीधी बात है। मान लीजिए रास्ता जितना लंबा होगा ब्रेकर उतना ज़्यादा आएगा, हाँ या ना। मान लीजिए आप यहाँ से, सपोज कर लेता हूँ कि यहाँ से आप जा रहे हैं लखनऊ, ठीक है। तो लखनऊ तो आप किस पे जाएंगे, हाईवे से जाएंगे। मेरे लिए हाईवे पे ब्रेकर नहीं रखा जाता है, ठीक है ना। हाईवे इसलिए बनाया गया ताकि आप फुल स्पीड से चल सको, तो हाईवे पे बहुत ज़्यादा ब्रेकर नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी बीच बीच में आपको पट्टियाँ येलो कलर की नज़र आ रही होंगी, ठीक है, जो स्पीड को कम करने का एक वार्निंग दे रही होती हैं कि भैया स्पीड कम कर लें आप, ठीक है। लेकिन सपोज करिए आप हाईवे से नहीं जा रहे हैं, आप नॉर्मल रोड से जा रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे कि जगह जगह पे आपको क्या मिल रहा होगा, ब्रेकर, ठीक है ना। तो यहाँ अलग अलग जगहों पे डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या मिल रहा होगा, ब्रेकर, ठीक है। अब मान लीजिए ये हम यहाँ पे हैं, दैट इज़ माई लोकेशन, और ये है लखनऊ, ठीक है। तो मैं यहाँ से यहाँ तक लखनऊ तक जाऊँगा तो कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ब्रेकर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है लखनऊ तक जाते जाते, है ना। लेकिन सपोज कर लो हम लखनऊ तक गए ही नहीं, बीच में हम आजमगढ़ रुक गए। अब भगवान जाने आजमगढ़ लखनऊ से पहले है कि बाद में है, ठीक है। मैंने मान लिया कि लखनऊ से पहले है, ओके। कुछ बोल सकता हूँ मैं, आपको पकड़ना बस है। लखनऊ हो सकता है कि किसी और दिशा में हो, आजमगढ़ किसी और दिशा में हो, लेकिन मैंने एज्यूम कर लिया कि आजमगढ़ पहले पड़ रहा है लखनऊ से, ठीक है। तो मैं आजमगढ़ तक गया, तो इस कंडीशन में देखिए क्या हुआ। अच्छा, पहले लखनऊ से तक देख तो लें, हमारे वहाँ से लखनऊ लगभग 500 किलोमीटर दूरी पर है ना, मान लेता हूँ वैसे, ठीक है। मैं 500 किलोमीटर क्यों बोला, क्योंकि ऐसा सुनने में आता है कि हमारे वहाँ से जो ट्रेन निकलती है 5 घंटे में पहुँचा देती है लखनऊ, ठीक है। तो इसलिए मैंने मान लिया 500 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारी ट्रेन चल रही है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, हम आजमगढ़ गए तो आजमगढ़ हमारे वहाँ से 250 किलोमीटर है, ठीक है। जो समझाना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे। मेनली लखनऊ यानी 500 किलोमीटर का रास्ता तय करेंगे तो हमको 9 ब्रेकर पार करना पड़ेगा, 9 ब्रेकर फेस करने पड़ेंगे। लेकिन अगर 250 किलोमीटर का रास्ता तय करेंगे तो 1 2 3 4 और 5, है ना, 5 ही ब्रेकर हमको केवल और केवल क्या करने पड़ेंगे, फेस करने पड़ेंगे। यानी 5 ही बार हमारी गाड़ी क्या होगी, गाड़ी की स्पीड क्या होगी, स्लो होगी। यानी जितना कम रास्ता तय करेंगे उतना कम ब्रेकर, समझ में आ रहा है। और रेजिस्टेंस इज नथिंग बट इट इज अ ब्रेकर, इट इज अ ब्रेकर। अब ब्रेकर किसका है, किसके लिए ब्रेकर बना है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन का ब्रेकर है ये, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का ब्रेकर है ये। बस इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करता है, नॉट ब्रेक मतलब तोड़ता नहीं है, उसकी स्पीड कम करता है ना। ब्रेकर स्पीड कम करने के लिए आता है, तोड़ने के लिए थोड़ी ना आता है कि गाड़ी ब्रेकर के ऊपर चढ़ी गाड़ी टूट जाएगी तुरंत, ऐसा नहीं होता है, स्पीड स्लो करती है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो वैसे ही जितना लंबा तार उतना ज़्यादा प्रतिरोध, जितना कम तार मतलब जितना लंबाई कम है तार की उतना ही
कम प्रतिरोध। ठीक है, अब देखिएगा, मैंने मान लीजिए यहाँ से क्या किया कि एक तार लिया, एक तार नहीं एक कंडक्टर लिया मेनली, जिसकी लंबाई क्या है L है, इसकी लंबाई क्या है L है। ठीक है, इसको क्या कर दिया खींचा, यहाँ से क्या कर दिया खींचा, खींचने के बाद इस लंबाई को दोगुना कर दिया, यानी इस तार को इतना खींचा कि ये दुगुनी लंबाई में चली गई। ठीक है, यानी अब इसकी लंबाई कितनी हो गई 2L। ठीक है, तो हमसे पूछेगा ये बताइए प्रतिरोध में कितना परिवर्तन आया, ऐसे ही तो पूछता है। मान लीजिए लंबाई L है और इसकी लंबाई आपने दोगुनी कर दी, तब प्रतिरोध में क्या आया होगा, बढ़ा होगा घटा होगा, पहला क्वेश्चन। इसमें कोई शक नहीं है सर, 100% बढ़ा होगा। ठीक है, तो अब बढ़ा होगा तो कितना बढ़ा होगा, है ना, यानी पहले जितना होगा उससे कितना प्रतिशत बढ़ गया, ये भी पूछ सकता है, या कितना ज़्यादा हो गया देखा जाए। तो मेनली मान लेता हूँ कि जब L लंबाई थी हमारे चालक की, तो इस कंडीशन में जो इसका एरिया था वो क्या था, A था। इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर मैं सिर्फ लंबाई की कहानी यहाँ पे रख दूँ ना, तो एरिया वाली कहानी अपने आप आ जाएगी। सिर्फ लंबाई की बात करूँगा तो भी एरिया लेके आना पड़ेगा। क्यों लेके आना पड़ेगा, बिकॉज वी नो दैट R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ठीक है, R डिपेंड करता है रो L और A पे। मेनली रो तो दोनों का सेम होगा, ये भी रो है यहाँ भी रो है, मतलब दोनों रो है ना, बिकॉज कंडक्टर सेम रखा है आपने। कंडक्टर सेम रखोगे तो उसकी क्या नहीं चेंज होगी, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। तो रो यहाँ भी रो यहाँ भी, लेकिन लेंथ और एरिया में चेंज आएगा। देखिए मैंने लंबाई बढ़ाई है, तो पहले शुरुआती केस में अगर देखा जाए तो इस कंडीशन में यहाँ पे इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो यही होगा, है ना, रेजिस्टिविटी, लंबाई और एरिया। ठीक है, एरिया क्या है, ए है, ए लिखा, लंबाई L है, L लिखा। लेकिन अगले केस में क्या हो गया कि ये जो लंबाई है वो किस में कन्वर्ट हो गई है, 2L में कन्वर्ट हो गई है। किस में कन्वर्ट हो गई है, 2L में। तो 2L मतलब ये खींचा गया है, इस तार को क्या किया गया है, खींचा गया है, तो खींचने से इसकी लंबाई बढ़ गई। लेकिन आप ध्यान से समझिएगा कि जब आप लंबाई बढ़ाओगे तो एरिया क्या होगा, कम होगा, है ना, इसकी मोटाई क्या होगी, कम। सीधी बात है, यानी यहाँ पे अब एरिया जो होगा वो A नहीं होगा, वो A डैश होगा। यस और नो, ऐसी कहानी बन गई होगी। ठीक है, तो पहले लंबाई L थी तो उस कंडीशन में एरिया क्या था, A था, लेकिन अभी 2L है तो एरिया क्या हो जाएगा, A डैश। एरिया क्या हुआ है, कम। अब मुझे नया प्रतिरोध निकालना है, R डैश निकालना है, यानी इस तार का प्रतिरोध निकालना है। तो इस तार का प्रतिरोध अगर मैं निकालूं तो क्या होगा, रो होगा, है ना, इनटू लंबाई कितनी हो गई 2L और एरिया क्या हो गया A डैश। क्या हम पिछले तरीके से कोई रिलेशन दिखा पा रहे हैं, मतलब ये R डैश आया है। अब मुझसे ये पूछा कितना ज़्यादा हुआ, तो पहले ज़्यादा होने के लिए पहले समान तो दिखे, कुछ चीज़ें इक्वल तो दिखे, है ना, कुछ इक्वल नज़र आ रही हैं। मतलब देखो यार, लंबाई नजर आई रेजिस्टिविटी, लेकिन एरिया चेंज हो गया ना। क्या ये R डैश इस रूप में कन्वर्ट हो पाया है, मेनली हमको R डैश को R के फॉर्म में लिखना है, सही में यार, तब ना हम बता पाएंगे कितना ज़्यादा हुआ कितना कम हुआ। इसको देख के हम क्या बताएंगे, घंटा कुछ नहीं समझ में आएगा, है ना। इस पूरे को हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस R में, और R मतलब रो L अपॉन A में। तो है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहाँ पे है, यहाँ पे, है ना भाई, इसी में तो प्रॉब्लम आ रही है, A डैश में। अगर A डैश हमको मिल जाता तो काम बन जाता हमारा, है या ना। अब मेनली आप जानते हो एरिया इज इक्वल टू, अगर मान लो यहाँ पे एरिया निकाला गया होगा तो कैसे आएगा, तो लंबाई निकाली गई होगी और उसके साथ साथ चौड़ाई से गुणा किया गया होगा। मान लेता हूँ ये जो आपका कंडक्टर है, ये कंडक्टर की चौड़ाई कितनी है, B है, तो शुरुआत में B रही होगी, है ना। तो B यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, B रहा होगा तो इसीलिए मल्टीप्लाई कर दिया गया है, यस और नो, L से तो क्या मिल गया है, एरिया A। यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो लंबाई क्या हो चुकी है 2L, लंबाई क्या हो चुकी है 2L, और अभी चौड़ाई क्या हो गई होगी चेंज, चौड़ाई क्या हो गई है चेंज, यानी अभी B है तो B चेंज हुआ, देखो लंबाई चेंज हुई है 2L हो गई है, तो ये क्या हो गया होगा B डैश, है ना। इसीलिए आपने क्या किया है 2L से मल्टीप्लाई किया होगा B डैश के साथ, तो क्या मिला है आपको A डैश मिला है। ठीक है, A डैश मिला है। तो जैसा कि आपने देखा इसमें चेंज कहाँ पे आ रहा है, चौड़ाई, ठीक है ना, यही B डैश में हो गया है, बिकॉज ये जो L है वो दोगुना हो गया है। ठीक है ना, यानी यहाँ पे मैं ये समझाना चाहता हूँ कि देखो यहाँ पे लंबाई बढ़ गई, तो सॉरी लंबाई L से 2L हो गई, यानी दोगुना हो गई, तो चौड़ाई भी क्या हो गई होगी, कम हो गई होगी। अब चौड़ाई कितनी कम हुई होगी ये तो हम नहीं बता सकते। ठीक है, हम लोग दूसरा तरीका पैतरा आजमाएंगे A निकालने का, ये तो B निकालने का, मतलब मैंने जस्ट आपको समझाया कि थिकनेस क्या हो रही है, कम। अब देखिए प्रॉपर तरीका समझिए क्या होगा। पहले कुछ भी हो जाए इस तार के साथ, कुछ भी हो जाए, तार तो वही है,
इसके अंदर एटम्स तो वही होंगे, मॉलिक्यूल्स तो वही होंगे, हाँ या ना, कण तो वही होंगे कि नहीं होंगे, यानी इसमें चेंज नहीं आएगा। दैट मीन्स क्या नहीं चेंज आएगा, जो आयतन इसका पहले था वो आयतन अभी भी इसका रहेगा, हाँ या ना। आयतन चेंज नहीं हो सकता, वॉल्यूम फिक्स होगा, यस और नो, वॉल्यूम फिक्स होगा। लंबाई बढ़ाओ घटाओ उससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे इसको मोड़ दो एकदम, समझ में आ रहा है, मोड़ के एकदम छोटे से पतले से क्या बोलते हैं गोले के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, उससे भी फर्क नहीं पड़ता, वॉल्यूम क्या होगा फिक्स। यानी पहले तार का जो वॉल्यूम होगा दूसरे तार का अभी भी वॉल्यूम क्या होगा सेम, ठीक है ना। तो अगर मैं वॉल्यूम इसका निकालूं तो इसको मैं इनिशियल मान लूंगा, इसको क्या मान लूंगा फाइनल, तो वी आई इज इक्वल टू वी एफ होगा, हाँ या ना। ये क्या होता है, आयतन होता है, और आयतन हमेशा क्या होता है भैया, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट, इस बात को याद रखेंगे। अब कांस्टेंट है तो वी आई निकालो, वी आई इज इक्वल टू क्या होता है सर, ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। इस चक्कर में कभी न मत पड़िएगा, एरिया दिया गया है तो एरिया उठाएंगे, है ना, और एरिया में मल्टीप्लाई कर देंगे लेंथ से, हो गया। तो इनिशियल वाला यही तो है, एरिया ए है, लेंथ क्या है एल है। फाइनल वाले का देखिए, फाइनल वाले का एरिया क्या है ए डैश है ना, और इसकी लंबाई क्या है 2l है। एल से क्या हो गया एल कैंसिल, 2 को इधर भेज दीजिए तो ए डैश इज इक्वल टू क्या मिल गया a/2। यानी ये जो नया वाला एरिया है, ये नया एरिया है, ये नया एरिया एक्चुअल में पहले वाले एरिया का आधा हो गया है, यानी तार की जो मोटाई है वो पहले की अपेक्षा आधी हो गई है, हाँ या ना। तो यानी ये आ गया, मिल गया, अब सब कुछ मिल जाएगा, हाँ या ना, ठीक है। तो ये आर है, ये आर डैश है। अब देखिए रिलेशन फटाफट निकाल लेते हैं, आर डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रो 2l/a/2 हो जाएगा, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो क्या मिल जाएगा हमको आर डैश 4 हो जाएगा रो l/a। ये एक अलग बॉक्स में रख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 रो l/a, और रो l/a को हम लोग क्या बोलते हैं आर ही तो बोलते हैं। तो क्या मिल गया आर डैश इज इक्वल टू 4r, हाँ या ना। यानी प्रतिरोध कितना बढ़ गया, तो 4 गुना हो गया, हाँ या ना। यानी लंबाई कितनी बढ़ाई 2 गुना, तो प्रतिरोध कितना बढ़ा 4 गुना, ठीक है। क्लियर है कैसे हुआ, हाँ या ना। यह तो एग्जाम्पल था, कोई प्रॉपर वे नहीं मैंने अपनाया, अब मैं प्रॉपर वे अपना के आपको दिखाता हूँ कैसे करेंगे, ठीक है। देखिएगा फटाफट देखेंगे, मेरे लिए यहाँ पे क्या है, ये एल लंबाई का तार है, एल लंबाई का तार है, इसका एरिया क्या है ए, और इसका प्रतिरोध क्या है, तो रो l/a होगा, सीधी बात है ना। मैंने इसकी लंबाई 3 गुना बढ़ा दी, कितनी बढ़ा दी 3 गुना, यानी कितना कर दिया 3l कर दिया, इसी l को खींच के 3 गुना कर दिया, याद रखेंगे खींच कर किया, है ना, नया तार नहीं जोड़ा है, तो 3 गुना कर दिया, ठीक है। अब इसका प्रतिरोध क्या है, अब इसका प्रतिरोध सीधी प्रतिरोध कह रहा हूँ, इसका एरिया चेंज हो जाएगा, इसको जब खींच के किया है तो इसका क्या हो जाएगा ए डैश। मैंने जस्ट बोला ना कि मैंने खींच कर किया है, मैंने इसमें नया तार नहीं जोड़ा, नया तार जोड़ूंगा तो प्रतिरोध वही रहेगा, तब प्रतिरोध में कोई चेंज नहीं आएगा, हाँ या ना, ठीक है। तो 3l और यहाँ पे ए डैश, ठीक है। अब ये ए डैश हो गया, मेरे लिए अब ध्यान से समझते जाइएगा। हाँ, इसका भी रेजिस्टिविटी क्या होगा सेम होगा। अब मैं सबसे पहले एरिया दिखाऊंगा कि कितना चेंज आया एरिया में, क्योंकि यही हमारे लिए फैक्टर बनेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि आर डैश क्या निकलेगा, आर डैश रो 3l/3l/ क्या हो जाएगा ए डैश, होगा कि नहीं होगा, ये ए डैश होगा। तो अब ध्यान से देखिएगा, ए डैश अगर मैं निकालने जाऊँ तो ए डैश में मल्टीप्लाई कर दो 3l से, ये बराबर होगा a इंटू एल के, यस और नो। एल से एल क्या हो जाएगा कैंसिल, एल से एल कैंसिल, 3 को उधर भेज दीजिए, तो ए डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a/3 ये मिल गया। अब इसको उठा के कहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे r डैश इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको रो 3l/a डैश, और a डैश की जगह पे वैल्यू रखिए रो 3l/a/3, 3 को ऊपर कर दीजिए, 3 3 जा 9, तो r डैश इज इक्वल टू 3 3 जा 9 रो l/a। इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं r ही तो बोलेंगे, तो 9 इंटू r क्या हो गया 3 गुना लंबाई बढ़ाई, तो रेजिस्टेंस कितना बढ़ गया 9 गुना, ठीक है ना। तो लंबाई 3 गुना बढ़ाने पर प्रतिरोध 9 गुना
बढ़ेगा। ठीक है, आया ना, क्लियर है? ठीक, ये समझ में आ गया। अभी ऑब्जर्वेशन देखिएगा, इसके पहले हम लोगों ने 2 गुना बढ़ाया था, 4 गुना प्रतिरोध बढ़ा था, आया ना। यानी अगर देखा जाए, ध्यान से अगर देखा जाए तो n स्क्वायर के फॉर्म में बढ़ रहा है। यस और नो? जितना हम बढ़ा रहे हैं उसका स्क्वायर फॉर्म में प्रतिरोध बढ़ रहा है, यानी लंबाई जितना बढ़ाएंगे उसका स्क्वायर फॉर्मेट में प्रतिरोध बढ़ रहा होगा। चलिए कहानी को और आगे बढ़ाएं। अब हम बढ़ाएंगे नहीं, अब हम घटाएंगे। मतलब L है तो हम चेंज करेंगे, सिकोड़ देंगे, यानी इसको दबाएंगे, दबा के छोटा कर देंगे, यानी अब कितना हो जाएगा, L/2 कर दिया। ठीक है, तो इस बार क्या होगा, पहले तो एरिया घट जा रहा था, इस बार एरिया बढ़ेगा। ठीक है ना, इस बार पुनः मैं मान लेता हूँ A' है, रो तो वही रहेगा। अच्छा, इसका रेजिस्टेंस कितना था, R = रो L/A था। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे R = रो L/2 अपॉन पूरे के नीचे क्या हो जाएगा, A' हो जाएगा। मेनली A' निकालें अगर हम लोग तो A' = क्या होगा सर, A' में मल्टीप्लाई कर दो L/2 से, है ना, वो बराबर होगा A × L से, होगा L से L चेंज कर दो, 2 को इधर भेज दो, तो A' = क्या हो जाएगा, 2 × A। दैट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे एरिया 2 गुना हो जाएगा पहले की अपेक्षा, यानी तार मोटा हो जाएगा, है ना। तो ये आ गया, इस चीज़ को यहाँ पे पुट कर दो तो मेनली क्या होगा, ध्यान देना, यही तो कहानी बनी। यहाँ पे देखिए, इस चीज़ को यहाँ पे पुट करेंगे तो R = रो L/2, दैट मीन्स ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, सीधा सीधा लिखिए L/2 × A', है ना। R = रो L/2 × A' की वैल्यू कितनी है, 2A, है ना, ये हो जाएगा। यानी R = रो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे L/A, या सीधा सीधा 1/4 है ना, 1/4 को आगे कर लो, यहाँ पे हो जाएगा रो L/A। ये क्या है, ये R है, तो R = 1/4 R' है, सॉरी, ये सब R' है, ओके, R' है, वो R है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 R। ये क्या हुआ, यहाँ पे ये दिखा रहा है कि अब जो प्रतिरोध है पहले की अपेक्षा क्या हो गया, 4 गुना कम हो गया। यानी लंबाई घटाएंगे तो प्रतिरोध कम होगा, जितनी घटाएंगे उसके स्क्वायर फॉर्म में कम होगा, बढ़ाएंगे तो उसके स्क्वायर फॉर्म में बढ़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसमें दूसरा फैक्टर भी यहीं पे समझ सकते हो कि लंबाई बढ़ाई तो एरिया कम हुआ, लेकिन यहाँ पे देखो लंबाई घटाई तो एरिया बढ़ गया। एरिया बढ़ने से क्या हो रहा है, प्रतिरोध कम हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो एरिया का भी फैक्टर आ गया यहाँ पे। आई होप समझ में आ गया होगा। तो इस चीज को मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, लंबाई बढ़ाने या घटाने पर प्रतिरोध n स्क्वायर के रूप में कम या ज्यादा होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ठीक, तो लंबाई वाला फैक्टर देख लिया, साथ साथ एरिया का भी देख लिया। एरिया का अगर आप चाहें तो अलग से भी देख सकते हो, है ना। ठीक, तो चलिए एरिया का भी फैक्टर यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए अब रेजिस्टेंस के ऊपर एरिया का हम फैक्टर देखते हैं, मेनली एरिया कैसे इफेक्ट करता है। तो मेनली आप सबको पता है कि अगर मैं एरिया बढ़ाऊंगा, ठीक है, सीधा सीधा लिख दो, एरिया बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। ठीक है ना, यानी क्षेत्रफल बढ़ाने पर, ठीक है, बढ़ाने पर एरिया कह रहा हूँ मैं यार, रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस कम होता है। एंड घटाने पर बढ़ता है। ठीक है, कैसे देखिएगा, मेनली मैं मान लेता हूँ कि सपोज कर लेता हूँ कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक चालक था, कंडक्टर था, जिसका एरिया क्या था, A था। ठीक है, और इसकी लंबाई क्या थी, L थी। अगले केस में मैंने क्या किया, अगले केस में मैंने इसके क्षेत्रफल को थोड़ा सा क्या कर दिया, कम कर दिया, यानी A/2 कर दिया। ठीक है, और इसकी लंबाई जो थी वो कितनी हो गई, L' हो गई। क्या हो गई, L', यानी जहाँ पे पहले डैश डाल रहा था वहाँ पे अब दूसरी जगह पे दूसरा डैश डालूंगा। ठीक है, बात वही चल रही होगी, बस समझाने का तरीका। अभी इससे पहले लंबाई पे फोकस था, इस बार एरिया फोकस है, बस इतना समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालूंगा तो क्या होगा, रो L/A होगा। यहाँ पे जब निकालूंगा तो R' क्या होगा हमारे सामने, रो L'/A/2। 2 को ऊपर कर दो तो R' क्या हो जाएगा, रो 2 × L'/A, ये आएगा। ठीक है, L' है, मेनली L' की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जैसा कि हम समझ लोग जानते हैं कि इन दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स होगा। पहले एरिया कितना था, A, तो लेंथ क्या थी, L, तो ये वॉल्यूम था। अभी क्या हो गया,
सॉरी ए डैश नहीं है, एल डैश इंटू ए बाई टू है। ए से ए कैंसिल हो गया, हाँ या ना, दो को इधर कर दो तो एल डैश इज इक्वल टू क्या मिल गया 2l। इन लंबाई क्या हो गई होगी, 2 गुना हो गई होगी, ये तो हमको पता ही है पहले से ही, ठीक है। तो बस एल डैश की जगह पे क्या डाल देना है, 2l करना है ना, हाँ या ना। तो आर डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो 2 इंटू 2l हो जाएगा अपॉन पूरे के नीचे a, दैट मीन्स आर डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 4 रो l अपॉन a, और इसको हम क्या बोलते हैं r, यानी 4 इंटू आर। क्या हुआ, क्षेत्रफल घटाया, है ना, एरिया यहाँ पे क्या किया गया है, घटाया गया है, तो देख रहे हैं प्रतिरोध बढ़ गया है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, एरिया घटाने पर रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस n स्क्वायर के मल्टीपल में, वहाँ पे रूप में लिख दिया था, गुणांक में लिखना चाहिए था, गुणज में लिखना चाहिए, मल्टीपल में बढ़ता है ना। ये यहाँ से ये समझ में आ गया, ठीक। अब यही सेम कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक। और देख लीजिएगा अगले केस में क्या करेंगे। देखिए बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं, इन पे बहुत ज़्यादा समय देने का मतलब है वेस्ट ऑफ टाइम। कॉन्सेप्ट अब सबको समझ में आ गया है, फिर भी दिखाना मेरा कर्तव्य है, फर्ज है, धर्म है, वो निभा रहा हूँ, ठीक है। मेनली मान लेता हूँ कि यहाँ पे एरिया क्या है, ए है, लंबाई एल है, तो रेजिस्टेंस वही रहेगा रो एल अपॉन ए। इस बार मैं एरिया क्या करूँगा, बढ़ाऊँगा। तो एरिया बढ़ाऊँगा, दैट मीन्स अगली बार मैंने तार को सिकोड़ दिया, ठीक है, और इतना छोटा तार बना दिया, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, एरिया हो चुका है 2 गुना, ठीक है। तो लंबाई में कुछ ना कुछ चेंज आया होगा, लंबाई मान लेता हूँ एल डैश है, तो उस कंडीशन में जो नया प्रतिरोध होगा आर डैश, वो क्या होगा, रो एल डैश अपॉन 2a होगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एल डैश की वैल्यू निकालूंगा ठीक है। कैसे निकालूंगा, क्योंकि पहले a इंटू एल करूँगा तो वो बराबर होगा 2a इंटू एल डैश, हाँ या ना। अब a से a कैंसिल हो गया, l इज इक्वल टू क्या आ गया, l इज इक्वल टू सॉरी एल डैश निकालना है ना, तो 2 को इधर भेज दो, तो एल डैश इज इक्वल टू मिल जाएगा l बाई 2, नीचे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या होगा, एल डैश की वैल्यू मिल गई, तो आर डैश इज इक्वल टू क्या मिल गया, रो एल डैश मतलब यहाँ पे हो जाएगा l बाई 2 इंटू पहले से क्या है, सॉरी l बाई 2a, ठीक है। ये होगा, ये 2 इसके साथ आ जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, दैट मीन्स आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो एल अपॉन ए मल्टीप्लाई 1/4, यही तो होगा। ये देखिए 2 का गुणा 2 में हो जाएगा, 2 दूना 4, इस पूरे की वैल्यू क्या है, आर है, तो आर डैश इज इक्वल टू आर, यानी 1/4 इंटू आर। क्या हुआ, यहाँ पे 4 गुना घट गया, है ना। तो यहाँ पे क्या नजर आ गया कि एरिया जितना बढ़ाएंगे एन स्क्वायर के मल्टीपल में वो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि एरिया बढ़ाने पर रेजिस्टेंस एन स्क्वायर के मल्टीपल में घटेगा, ठीक है। ये बात क्लियर, बिल्कुल। अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, और आगे बढ़ा के और देखते हैं कैसे एरिया और ये सब इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। जैसे सपोज कर लीजिए, सपोज क्या करें सर, बता रहे हैं। अब मिक्स करते हैं, ठीक है। सपोज करिए आपके पास एक क्यूबॉइड है, ठीक है। ये केस भी आता है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, ये क्यूबॉइड है, ठीक है। और क्यूबॉइड कुछ ऐसा है, क्यूबॉइड है, मैंने क्यूब नहीं बोला है, क्यूबॉइड में मतलब जानते हैं कहानी क्या होती है। क्यूबॉइड को थोड़ा पहले सही अच्छे तरीके से लिख दें, ये सस्ता वाला क्यूब नजर आ रहा है, ठीक है। ऐसे मेरे पास क्यूबॉइड है, मैं कितना भी बना लूँ मुझे क्यूब नज़र आ रहा है, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं, समझदार हैं आप लोग। तो देखिएगा, मान लेता हूँ कि इसकी लंबाई क्या है, ए है, चौड़ाई क्या है, बी है, ठीक है ना, मतलब सॉरी ऊंचाई जो है बी है, ठीक है ना। और इसकी चौड़ाई यहाँ पे मान लेता हूँ ये वाला पोर्शन, यहाँ पे ए बी और इसको मान लिया सी, अच्छा ठीक है भाई। एल यहाँ पे बी, अब सॉरी ये एच मान लेता हूँ और ये बी मान लेता हूँ, अभी कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, है ना। ये सब छोड़िए, इसको एक्स मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए, इसको जेड मान लीजिए। तीनों बार मिटाने का मेरा पर्पज़ ये रहा कि कुछ भी ले सकते हो,
ठीक है, एक्स वाई जेड, फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब मेनली क्या है कि आप ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये कंडक्टर है, ये क्या है, कंडक्टर है। पहले इस चीज को फील करो, ये क्या है, कंडक्टर है, ठीक है। अब इस कंडक्टर में आप क्या कर रहे हो, फ्लो करा रहे हो, किसका, धारा का, ठीक है ना। तो धारा जब फ्लो होगी, मतलब ऐसे करंट फ्लो होगा, सपोज कर लो एक तो इस डायरेक्शन से आ रहा है, डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है, एक तो इस डायरेक्शन से मतलब ऊपर से नीचे जा रहा है, दूसरा दाएं से बाएं जा रहा है इस डायरेक्शन में, समझ में आ रहा है। एक ये हो गया, कोई है, कोई नहीं है, कीवर्ड नहीं है, मेनली मैं समझा पाता। एक तो धारा ऊपर से जा रही है, एक तो साइड से जा रही है, और एक और तरीका हो सकता है, ऐसा नो, कोई और तरीका, एक ऐसे जा सकती है, क्लियर ना, इस बात को याद रखिएगा। तो मैंने 3 ओर से धाराएं भेजी हैं, ठीक है, 3 ओर से धाराएं कौन कौन से, एक तो इधर से, एक ऊपर से, और एक सामने से, ठीक है, सामने से, क्लियर है, ठीक। अब मुझसे पूछे कि रेजिस्टेंस निकालिए आप जब धारा ऐसे जा रही है, मतलब इसको मान लेता हूँ I1, इसको I2, और इसको क्या मान लेता हूँ I3। तो I1 के केस में, I1 के केस में, I1 के केस में रेजिस्टेंस फाइंड आउट करिए, रेजिस्टेंस बताना है आपको। तो मेरे लिए रेजिस्टेंस क्या होगा, तो हमको पता है R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए होता है, हाँ या ना। मतलब क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि हम अगर रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस कंडक्टर की लंबाई लेनी पड़ेगी और उसका एरिया लेना पड़ेगा। I1 के केस में पहले देखो लंबाई कौन सी है, मतलब ये x है तो ये भी x होगा, जस्ट उसके सामने वाला भी क्या होगा, x होगा, मतलब ये तो x होगा ना, यही तो क्या है इसकी लंबाई, ये सर नो, इसके लिए लंबाई क्या होगी, x होगी, क्लियर है। पहले हाँ या ना बताइए, पहले क्लियर हुई है कि लंबाई क्या होगी इस कंडक्टर की, बिकॉज यही तो मिस कॉन्सेप्ट बनाता है, क्योंकि इसमें इतना आसान होता तब तो मैं करता ही नहीं, कुछ तो होगा ट्विस्ट। ये कंडक्टर मैंने लिया ना, ये फेज है, नहीं समझ पा रहे आप, ये जब मैं ऊपर से धारा गुजारूंगा, हाँ ओके, चार्जर से मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है, 1 सेकेंड पॉज करिए, मैं चार्जर से समझाऊँ। चलिए ये देखिएगा, ये बहुत ओरिजिनल चार्जर है, इस पर मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे लिए ध्यान दीजिएगा कि ये क्यूबॉइड शेप में है। हमें क्या निकालना है इस कंडीशन में कि जब धारा ऐसे ऊपर से जा रही है, ठीक है ना। अच्छा डस्टर भी ले सकते थे, देखिए दिमाग में ही नहीं आया, पूरा चार्जर निकालना पड़ा, ठीक है। मेरे लिए ये डस्टर है, ये डस्टर अपने आप में क्यूबॉइडल शेप में है। मान लीजिए धारा ऊपर से जा रही है, ठीक है, तो अभी आप धारा जब इधर से जाएगी तो उसको कितनी लंबाई ट्रेवल करनी पड़ेगी, इतनी ना, हाँ या ना, ऐसे लंबाई ट्रेवल करनी पड़ेगी ना, यस और नो। तो ये इसकी लंबाई होगी ना, हाँ या ना, और ये इसका एरिया होगा ना। अगर आप ध्यान से समझेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो हम जो कंडक्टर ले रहे थे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा ना, ये है एरिया, हाँ या ना, धारा इधर से गुजर रही थी ना, यहाँ से आई और ये गुजर रही थी, तो यही फेस था ना, यही फेस था, इसको हम लोग क्या बोलते थे ना, ए, है ना, ए, ये फेस ए था, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए था ना, तो ये ए था, और ये धारा जा रही थी जिस कंडक्टर से, उसकी लंबाई एल थी ना, यस और नो, तो एल थी। तो धारा ट्रेवल कर रही है, तो जितनी लंबाई ट्रेवल करनी पड़ रही है वही लंबाई बनाई गई थी, और जिस रास्ते गुजर रही है वो रास्ता कितना है उसको हम बोलते हैं एरिया। ये आ रही है ना, तो आएगी जब, तो ये पूरा पोर्शन क्या कहलाएगा, ये पूरा पोर्शन क्या कहलाएगा, एरिया, बट लंबाई ये होगी ना, आया ना, इतना ट्रैवल करना पड़ा ना। तो दैट मीन्स मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, मैं ये क्या बोलूँगा कि सर यहाँ पे अगर देखा जाए तो जब I1 धारा आ रही है तो उसको Z लंबाई ट्रैवल करनी पड़ रही है, दैट मीन्स Z इज द लंबाई, यस और नो। यानी अगर मैं ऐसे निकालूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Z, ये सब पैरामीटर है, x सेंटीमीटर, y सेंटीमीटर, Z सेंटीमीटर ना। अब एरिया निकालो, तो एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा सर, जिससे निकले रास्ता क्या, यही वाला ऊपर वाला है, तो ऊपर वाले का एरिया कितना है x, और इससे मल्टीप्लाई मतलब y, तो x इंटू वाई होगा ना जी, तो ये बन गया, क्लियर। ये I1 के केस में R1 मैंने बना दिया, ठीक है ना। चलिए I2 के केस में चलते हैं। I2 के केस में रेजिस्टेंस, अब I2 कौन है ना, I2 कौन है ना, ये रहा I2। I2 कैसे जा रही है ना, ऐसे, तो इसको कितनी लंबाई ट्रेवल करनी पड़ रही है, x, ठीक है ना।
तो डायरेक्ट फटाफट लिख सकते हैं हम लोग आर एक्स, और कितना क्षेत्रफल ट्रेवल करना पड़ेगा, किस रास्ते से एंट्री मारी है, तो सर जेड और वाई, यही था ना, यही था ओपनिंग, जेड इंटू वाई। क्लियर है ना? ठीक, इसको हम R2 बोल देंगे। अब I3 के केस में चलते हैं ना, रेजिस्टेंस, तो R3 इज इक्वल टू कितना होगा, R3 देखिए ये किस रास्ते से जा रही है, इस यही गेट है इसका, तो गेट का एरिया पहले बताइए, गेट का एरिया सर होगा x इंटू जेड, होगा x इंटू जेड, पहले इसको लिख लेते हैं x इंटू जेड, और कौन सी लंबाई ट्रेवल कर रही है, y, तो y, तो ये होगा ना, यस और नो, तो बन गया। इस तरीके से आप निकाल लिए। क्या इसके अलावा भी कोई और रास्ता होगा? नहीं, ठीक है ना? तो आई होप समझ में आ गया होगा कि अगर हमारे सामने ऐसी कहानियां है तो ये देखो, ये फील क्या कराया है, जानते हैं फील क्या कराया है, ये हमको ये फील कराया है कि देखो कैसे हम पकड़ेंगे कि कौन सी लंबाई लेनी है, कौन सा एरिया लेना है, इससे हम ये सीख पाए। ठीक, अब एक और ट्विस्ट लेके आते हैं, मेनली खोखला बेलन ले लेते हैं, हॉलो सिलेंडर, पूर्ण रूप से नहीं होगा, बीचों में थोड़ा सा खोखला होगा, ठीक है? तो मैंने एक खोखला सिलेंडर ले लिया, ऐसे ले लिया, ठीक है? ये भरा है, ये सब क्या है, भरा है, बीचवा में खाली कौन सा है, ये वाला पोर्शन, ठीक है? क्लियर है? अब हमसे पूछेगा आप ये बता दो कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। मान लेता हूं इसकी लंबाई, कुल लंबाई L है, ठीक है? तो इसमें प्रतिरोध बताइए, रेजिस्टेंस बताइए, खोखले बेलन में, हॉलो सिलेंडर में, लेकिन हॉलो सिलेंडर पूर्ण रूप से हॉलो नहीं है, ठीक है? साइडों साइडों में भरा है, ठीक है? अब कैसे करेंगे, तो ये हमको आता है ना, ये हमको आता है ना, क्लास 10 में पढ़े थे ना, ठीक? तो ये वाला क्रॉस सेक्शन उठा सकते हैं ना, उठाएंगे, ऐसे उठाए, इधर से देख रहे हैं हम, कहाँ चले गए, ये इधर से देख रहे हैं, और हमको दिखाई देगा कुछ ऐसे, है ना? ये बीच में गैप होगा, बाकी चारों ओर क्या होगा, साड़ी का किनारा होगा, है ना? चलिए, तो चक्री बन गया, चक्री भी नहीं, अब कुछ और बना देते हैं, ठीक है? तो मेरे लिए ये भरा पड़ा है, ठीक है? और खोखले बेलन की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी क्या थी कि यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक अगर मैं त्रिज्या R1 लूँ तो यहाँ से यहाँ तक R2 होगा, है ना? मतलब जो खोखला पोर्शन है उसका त्रिज्या R2 और यहाँ पे क्या होगा, R1, ठीक है ना? ऐसे कहानी बन रही होगी, ये R2 और ये R1, समझ में आ रहा है? ये पोर्शन खाली है, ये भरा है। अगर मैं धारा इसमें फ्लो करा रहा हूँ तो धारा बीच में से जा रही होगी, धारा बीच से जा रही होगी ना, बीच से कौन लेके जा रहा होगा, बीच से कौन लेके जा रहा होगा, कोई नहीं, बीच में कोई है नहीं, पदार्थ कहाँ है, साइड में है, तो करंट किधर से फ्लो होगा, इधर से होगा ना, है ना? इतने में फ्लो होगा ना, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितने का लेंगे, इतने का ही लेंगे ना, है ना, है ना? ठीक है? अब मेनली अगर हम बात करें तो हमें सिर्फ इतने का चाहिए, सिर्फ इतना चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, मेनली पूरे एरिया में से इतने एरिया को घटा देंगे, गेम ओवर। तो पूरा एरिया कितना होगा सर, पाई R1 स्क्वायर, हाँ या ना, पाई R1 स्क्वायर। भाई इतना तो पढ़ा है ना कि वृत्त का क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है पाई R स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर, इतना ही होता है ना जी। तो पाई R1 स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर, है या ना? यानी इस पूरे में से इस पूरे को घटा दिया, पूरे जगह में से इतने को घटा दिया, क्लियर है? उधर कर देते हैं इसको, ठीक? ये एरिया जो आया है इतने में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना? एरिया ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर इन विच करंट फ्लो जिसमें हो रहा है वो यही है, यही एरिया है, ठीक है? अब रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं ना, ठीक?
तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए होता है, लंबाई तो क्या फीता लेके नापा ही था, L है पहले ही पता चल चुका है, एरिया भी पता चल चुका है ना। एरिया कितना आया है, एरिया आया है पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। क्लियर है ना, ये होगा रेजिस्टेंस खोखले बेलन का। क्लियर है। और नॉर्मल खोखला नहीं है, सॉलिड बेलन है, तब उस कंडीशन में डायरेक्ट पाई R स्क्वायर लिख देंगे, गेम ओवर। ठीक है ना, यानी डायरेक्ट अगर ये वाला बेलन है, नहीं वो रोटी वाला नहीं है, ठीक है, दैट इज द सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, पूर्ण रूप से भरा है, अब चाह के भी इसके अंदर नहीं जा सकते। ठीक है ना, इसकी लंबाई कितनी है, L है ना। अब मेनली R इज इक्वल टू, मान लेता हूँ कि एरिया कितना है, एरिया इसका A है, A मतलब क्या होगा यहाँ पे पाई R स्क्वायर, तो रो L अपॉन पाई R स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल। तो आई होप आप खोखले बेलन, भरे हुए बेलन सबका समझ गए होंगे कि कैसे हमको रेजिस्टेंस निकालना है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने दो लोग जो इफेक्ट कर रहे थे इसको सीख लिया कि कैसे लंबाई और कैसे एरिया इसके ऊपर इफेक्ट डाल रहा है। अब हम आइसोलेटेड एक वीडियो लेके आएंगे जहाँ पे हम देखेंगे कि टेम्परेचर किस तरीके से बेचारे को डिस्टर्ब करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप सीखे होंगे ना। ठीक, तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।